फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रेडी जैस्पियर नाम का एक पुराना प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से सुनसान पड़ा था और सालों से बंद था। उसी जगह एक सिक्योरिटी गार्ड भी था जो काफी डरा हुआ होता है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो तेजी से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को एक अजीब सी मशीन के अंदर बंद पाता है। उसके सामने एक मशीन होती है जो धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ मूव कर रही थी और उसमें पीछे की तरफ एक ड्रिल लगी होती है, यानी वो उसके मुंह को कुचलने वाली थी। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का माइक नजर आता है। माइक एक अनाथ लड़का था और उसकी एक छोटी बहन थी एबी, जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड था। माँ बाप की डेथ के बाद वो ही अपनी बहन का ख्याल रखता। उन दोनों के अलावा उनके पास कोई और नहीं था। माइक कुछ पैसे कमाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जिसे कोई आदमी जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। माइक को लगता है कि शायद वो उसे किडनैप कर रहा है, तो वो उस आदमी पर हमला कर देता है और बुरी तरह पीट देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो बच्चा उसी आदमी का बेटा था और माइक ने गलती से उसके पिता को मारा है। इस चक्कर में उसकी जॉब चली जाती है। फिर वो अपने करियर काउंसलर स्टीव से मिलने जाता है और उसे कहता है कि उसे अर्जेंटली कोई नई जॉब चाहिए। स्टीव उसे बताता है कि उसके पास एक जॉब है, लेकिन वो नाइट शिफ्ट की है, जहां उसे एक पुराने प्लेग्राउंड की सफाई और देखभाल करनी होगी। माइक ये सुनकर साफ मना कर देता है और कहता है कि वो रात वाली नौकरी नहीं करेगा और वहां से चला जाता है। जब माइक वापस अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि एबी की बेबी सिटर मैक्स पहले से ही वहां उसका वेट कर रही थी। माइक उसे थैंक यू बोलता है कि उसने एबी का ध्यान रखा। फिर वो सीधा अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। सोने से पहले वो नेचर साउंड प्ले करता है ताकि उसे नींद अच्छी आ सके, और फिर एक स्लीपिंग पिल लेकर वो सो जाता है। कुछ ही देर में वो खुद को एक ड्रीम के अंदर पाता है जिससे वो अपने बचपन के टाइम में होता है, जब उसके मम्मी पापा उसे और उसके छोटे भाई को पिकनिक लेकर गए थे। लेकिन वहीं पर उसका छोटा भाई किडनैप हो जाता है। माइक उस वैन को देख लेता है जिसमें उसका भाई किडनैपर के साथ जा रहा था और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। असल में ये सपना माइक रोज देखता था क्योंकि वो हर दिन ये जानने की कोशिश करता था कि आखिर उसके भाई को किसने किडनैप किया था। अगले दिन माइक की आंट अपने वकील के साथ डॉक्टर के पास पहुंचती है और कहती है कि माइक अब मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए वो एबी की परवरिश करने लायक नहीं है, तो उसे एबी की कस्टडी मिल जानी चाहिए। माइक इसका जवाब देता है कि एबी उसकी बहन है और उसे अच्छे से पता है कि उसे कैसे संभालना है। डॉक्टर ये सुनकर उसकी आंट को कहती है कि वो जल्द ही रिपोर्ट बना देगी। उनके जाने के बाद डॉक्टर माइक को समझाती है कि अगर वो अपनी बहन को अपने पास रखना चाहता है तो उसे कोई ना कोई जॉब करनी ही पड़ेगी ताकि वो अर्न कर सके और एबी की देखभाल कर सके, वरना उसकी आंट को बहाना मिल जाएगा एबी को उससे अलग करने का। ये सुनते ही माइक सीधा स्टीव को कॉल करता है और कहता है कि अब वो जॉब के लिए रेडी है। फिर स्टीव उसे टाइम और लोकेशन बता देता है। उसी रात माइक वहाँ पहुँचता है और हमें दिखता है कि ये वही प्लेग्राउंड है जहाँ फिल्म की शुरुआत में वो गार्ड मारा गया था। अब माइक उस जगह का नया सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है। माइक उस जगह को ध्यान से चेक करता है और वहाँ उसे कुछ बड़ी बड़ी टॉय जैसी मशीनें नजर आती हैं। इसके बाद वो अपने छोटे से रूम में चला जाता है और आराम करने के लिए सो जाता है, जहाँ उसे फिर से वही पुराना सपना आ जाता है जब वो अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो चौंक जाता है कि अब अचानक से इन ड्रीम्स में बाकी बच्चे कहाँ से आ गए। तभी वो एक बच्चे का पीछा करना शुरू करता है और उससे पूछता है कि क्या वो बता सकता है कि उसके भाई को कौन ले गया था। लेकिन तभी एक पत्थर उसके रास्ते में आ जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह जब माइक अपने घर लौटता है तो देखता है कि मैक्स पहले से ही घर पर मौजूद थी और एबी की केयर कर रही थी। माइक उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि जल्दी ही वो उसे पेमेंट कर देगा, लेकिन मैक्स उसे कहती है कि उसे पता है कि फिलहाल माइक के लिए पैसे देना आसान नहीं है, इसलिए जब भी उसका मन करे या वो काबिल हो तब पैसे दे दे। थोड़ी देर बाद माइक की आंट मैक्स और उसके बॉयफ्रेंड को अपने पास बुलाती है और उन्हें कुछ पैसे ऑफर करती है ताकि वो माइक की लाइफ के बारे में कुछ डिटेल्स निकाल सके, जिससे वो एबी की कस्टडी अपने नाम करवा सके। लेकिन मैक्स कहती है कि एबी बहुत प्यारी बच्ची है और माइक भी एक अच्छा इंसान है और उनके खिलाफ उसे कुछ भी नेगेटिव नहीं मिला। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि माइक एक नई जगह जॉब कर रहा है और अगर वो रात को उस जगह चोरी करे तो माइक की नौकरी चली जाएगी और यही मौका आंट के लिए फायदेमंद हो सकता है एबी को पाने के लिए।
उसकी ये प्लानिंग उसकी आंट को बहुत पसंद आती है और वो उन दोनों को काम पर रख लेती है। उस रात माइक फिर से अपने वर्क प्लेस पर जाता है और कुछ देर बाद वही सपना दोबारा देखता है, जिसमें वो फिर से अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस बार जब वो उन बच्चों के पीछे भागता है और एक बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है तो बच्चा अचानक चाकू से उन पर हमला कर देता है। माइक देखता है कि उसकी आंख से खून निकल रहा है, जिससे वो डर जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही वो उठता है वो नोटिस करता है कि वहाँ की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही हैं। फिर वो उन्हें चेक करता है और लाइट्स फिक्स करके सब कुछ नॉर्मल कर देता है। तभी माइक नोटिस करता है कि दरवाजे के पास एक फीमेल पुलिस खड़ी है, तो वो उसके पास जाता है। वो लड़की खुद को वेनेसा बताती है और जैसे ही माइक के हाथ से बहता हुआ खून देखती है तुरंत पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। माइक ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि वो घाव उसे ड्रीम में लगा था वो अब रियल में कैसे आ गया। वेनेसा खुद ही उसकी पट्टी करती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तो अक्सर इस जगह पर आया करती थी क्योंकि उसे ये प्लेग्राउंड बहुत पसंद था, लेकिन जब यहाँ से कुछ बच्चे अचानक मिसिंग होने लगे तब इस जगह को बंद कर दिया गया था। फिर वो माइक से पूछते हैं कि वो इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है, मगर माइक उसे कुछ भी नहीं बताता और बस कहता है कि सब ठीक है। इसके बाद वनेसा उसे हॉल में लेकर जाती है और वहाँ एक बटन प्रेस करती है जिससे वहाँ मौजूद सभी टॉय मशीन्स डांस करने लगती हैं। अगली सुबह जब माइक काम खत्म करके प्लेस को लॉक कर रहा होता है तब वनेसा फिर से आती है और उसे समझाती है कि ये जगह काफी अजीब है, इसलिए इस जगह को अपने दिमाग में ना घुसने दे, बस अपना काम करे और निकल जाए। माइक जैसे ही वहाँ से जाता है उसी वक्त मैक्स का बॉयफ्रेंड उन्हें कॉल करता है और कहता है कि वो बाकी लोगों को लेकर उस जगह आ रहा है ताकि चोरी कर सके। थोड़ी देर बाद सब उस प्लेग्राउंड में घुस जाते हैं और अंदर जाकर सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक लड़का जब किचन में कुछ तोड़फोड़ कर रहा होता है तो उसे फ्रिज से अजीब सी आवाज आती है। जैसे ही वो फ्रिज खोलता है अंदर एक टॉय पड़ा नजर आता है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि टॉय आखिर गया कहाँ, लेकिन तभी एक बड़ी सी टॉय मशीन उसकी तरफ दौड़ती है और सीधा उसे मार डालती है। यहीं से हमें पता चलता है कि इस जगह की सारी टॉय मशीन्स जिंदा थी और सब कुछ देख और सुन सकती थी। वो सब मिलकर एक एक करके सारे घुसपैठियों को मार डालती हैं। उधर बाहर खड़ी मैक्स को जब अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो घबरा के अंदर की तरफ जाती है। तभी एक छोटे बच्चे की आत्मा उसके सामने आती है और उससे कहते हैं कि उसे फॉलो करे। जैसे ही मैक्स उस बच्चे की आत्मा को फॉलो करती है वो अचानक एक टॉय को देखती है जो उस पर अटैक कर देता है और इसी हमले में मैक्स की जान चली जाती है। दूसरी तरफ माइक जब एबी के साथ होता है तो नोटिस करता है कि एबी हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती है। तभी एबी उसके कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी आंटी उसे माइक से अलग करना चाहती है। एबी माइक से साफ साफ कहती है कि उसे किसी और के साथ नहीं रहना, वो बस अपने भाई के साथ रहना चाहती है। उसी वक्त वनेसा उसके घर आती है और एबी को देखकर माइक से पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है। माइक उसे बताता है कि ये उसकी छोटी बहन है। फिर वनेसा उसे बताती है कि जहाँ वो जॉब कर रहा है वहाँ किसी ने चोरी की है और कुछ चीजें मिसिंग है, जिससे लग रहा है कि माइक ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई। वनेसा उसे वो नींद की गोलियां भी दिखाती है जो उसे वहाँ मिली थी और सवाल करती है कि आखिर वो किस चीज से भाग रहा है। माइक उसे धीरे धीरे सब बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके सामने ही उसका छोटा भाई किडनैप हो गया था। अब वो रोज इस पिल्स को लेकर सोता है ताकि ड्रीम में जाकर ये पता लगा सके कि उसके भाई को कौन ले गया था। फिर वो ये भी बताता है कि कुछ साल पहले उसकी माँ एक बीमारी की वजह से चल बसी और ये हादसा उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिससे उनकी भी मौत हो गई। तब से माइक और एबी एक दूसरे का सहारा बन गए। ये सब सुनकर वनेसा कहती है कि वो उसे अरेस्ट नहीं करने आई है, बस वो ये चाहती है कि वो बस उस प्लेग्राउंड में ना सोए और अपनी जॉब पर फोकस करे। रात को माइक मैक्स को कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए माइक एबी को भी साथ लेकर उसी प्लेग्राउंड पहुंच जाता है। वहाँ वो एबी का बिस्तर लगा देता है और कहता है कि वो आराम से सो जाए। जब एबी सो जाती है तो माइक थोड़ी सफाई वगैरह करता है और फिर खुद भी सो जाता है। एक बार फिर वो अपने ड्रीम में पहुंचता है और उसी बच्ची से मिलता है, जिससे वो पूछता है कि वो हर बार उसके ड्रीम में कैसे आ जाता है। तब वो बच्चा कहता है कि वो उसे दिखा सकता है कि असल में उसके भाई को किसने किडनैप किया था। लेकिन वो लड़का माइक से कहता है कि अगर वो उसे सब कुछ बता देगा तो बदले में उसे क्या मिलेगा। तो माइक फौरन कहता है कि वो जो भी मांगेगा वो देने को तैयार है। लेकिन ये सुनते ही वो लड़का अचानक ड्रीम से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जब माइक गहरी नींद में होता है तभी एबी के पास एक और लड़के की आत्मा आ जाती है और उसे उसने साथ ले जाती है। माइक की नींद तब खुलती है जब वो एबी की चीख सुनता है। जैसे ही वो दौड़कर उसके पास पहुंचता है देखता है कि एबी उन अजीब सी मशीन्स के साथ खेल रही थी। माइक को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता।
उसे समझ नहीं आता कि ये सब टॉयज जिंदा कैसे हो सकते हैं। वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एबी उसे रोक देती है और उन टॉयज को कहती है कि ये उसका बड़ा भाई है, इसलिए उसे कोई हानि ना पहुंचाए। एबी की बात सुनकर वो सब मशीन्स शांत हो जाती हैं और माइक के साथ भी खेलने लगती हैं। फिर एबी माइक से कहती है कि ये सब उसके बहुत प्यारे दोस्त हैं। माइक अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो एबी को लेकर वापस घर चला जाता है। घर पहुंचकर जब वो एबी की बनाई हुई ड्राइंग्स देखता है तो समझ आता है कि एबी पहले से ही इन टॉयज की तस्वीरें बना रही थी। मतलब ये सब उसे पहले से ही उसके ड्रीम्स में दिखाई देते थे। माइक एबी से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके भाई को किसने किडनैप किया था, जिस पर एबी कहती है कि शायद उन टॉयज को इसके बारे में जानकारी हो सकती है और वो उनसे पूछेगी। रात में माइक फिर से एबी को लेकर उसी प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ वेनेसा पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। तभी सारी मशीन्स वहाँ आ जाती हैं और फिर से एबी के साथ खेलने लगती हैं। माइक वेनेसा से पूछती है कि क्या वो पहले से ही इन सब के बारे में जानती थी, जिस पर वेनेसा कहती है कि हाँ, वो पहले से ही इन सब की दोस्त है। फिर वो माइक को स्टोर रूम में ले जाती है और वहाँ टेबल क्लॉथ ढूंढने लगती है। माइक उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि टेबल क्लॉथ वहीं रखे होंगे। वेनेसा जवाब देती है कि जब वो छोटी थी तो अक्सर यहाँ आया करती थी और इस पूरे प्लेस से अच्छे से वाकिफ है। तभी माइक एक मशीन को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेसा तुरंत उसे रोक लेती है और कहती है कि ये मशीन काफी डेंजरस है, इसमें शार्प ब्लेड्स लगे हैं और अगर कोई इसे छुए तो वो घायल हो सकता है। माइक ये सुनकर चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वेनेसा को इस जगह के बारे में इतनी डिटेल में सब कुछ कैसे पता है। वेनेसा माइक को कुछ भी क्लियर नहीं करती, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि एबी उन मशीनों के साथ खेल रही थी। खेलते वक्त वो गलती से एक मशीन के गिटार को छू लेती है और उसे चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश आ जाती है। ये देखकर माइक फौरन उसे उठाकर कार में डालता है और सीधा घर लेकर चला जाता है। रास्ते में वेनेसा उसे सख्ती से कहती है कि अब वो कभी भी एबी को दोबारा उस जगह पर ना लेकर जाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। माइक को समझ में आ जाता है कि जब तक वेनेसा उसके पास रहेगी तब तक एबी को खतरा हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो अपनी आंटी को कॉल करता है और अगली सुबह उन्हें घर बुला लेता है ताकि एबी को उनके साथ भेज सके। जब एबी को ये सब पता चलता है तो वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा हो जाती है और साफ कहती है कि वो सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती है, किसी और के साथ नहीं। इसके बाद माइक फिर से उस जगह पर लौटता है और हमेशा की तरह नींद की गोलियां खा लेता है। जैसे ही वो नींद में जाता है उसे इस बार एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। माइक खुद कहता है कि ये सपना उसका नहीं हो सकता, लेकिन तभी वो बच्चा आ जाता है और बताता है कि यही तो सपना वो बार बार देखना चाहता था, इसलिए वो लोग उसे वही दिखा रहे हैं। माइक उस बच्चे से पूछता है कि उसके भाई को किसने किडनैप किया था, जिस पर वो बच्चा कहता है कि वो उसे सब बताएगा, बस बदले में एबी को उसे देना होगा। पहले तो माइक हाँ कर देता है, लेकिन तुरंत बाद अपना जवाब बदल देता है और मना कर देता है। इससे वहाँ मौजूद बाकी सब बच्चे गुस्से में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। माइक की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मशीन में फंसा हुआ पाता है जो उसका सिर कुचलने ही वाली होती है, लेकिन किसी तरह वो खुद को इस मशीन से बचा लेता है। तभी दूसरी मशीन आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे माइक बेहोश हो जाता है। उधर एबी की आंट अब उनके घर पर होती है और हम देखते हैं कि एक मशीन वहाँ भी पहुँच चुकी थी। वही छोटा बच्चा एबी से बात करता है और कहता है कि उसकी आंट अब सो चुकी है, जबकि सच ये था कि उसने उसकी आंट को मार डाला था। दरअसल इन सभी मशीनों के अंदर छोटे बच्चों की आत्माएं कैद थी, इसलिए वो कभी भी मशीन के अंदर रह सकते थे और कभी भी आत्मा बनकर बाहर आ सकते थे। बच्चा एबी से कहता है कि अब वो उसके साथ चले और एबी बिना किसी सवाल के उसके साथ चल पड़ती है और दोबारा उसी पुरानी जगह पहुंच जाती है। जब माइक की आंख खुलती है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन के अंदर पाता है, जहाँ वनेसा उससे मिलने आती है और बताती है कि उसने ही उसकी जान बचाई है। माइक उसे बताता है कि वो दोबारा उस जगह इसलिए गया था ताकि फिर से वही सपना देख सके, और इस बार भी उसे वही बच्चा मिला जिसने उससे एबी को मांगा। पहले तो माइक ने उसे हाँ बोल दिया, लेकिन फिर तुरंत मना कर दिया, जिससे वो सभी बच्चे गुस्से में आ गए और उस पर हमला कर दिया। अब इस बार वनेसा उससे सच्चाई छुपाती नहीं, बल्कि साफ साफ सब कुछ बता देती है। वो कहते हैं कि 80s के दौरान बहुत सारे बच्चे उस जगह से अचानक गायब हो गए थे। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन एक भी बच्चा कहीं नहीं मिला और इसी वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया था। असल में जो कातिल उन बच्चों को उठाकर ले गया था, उसने उन्हें उन मशीनों में कैद कर दिया और मार डाला, और उन्हीं की आत्माएं अब उन मशीनों के अंदर फंसी हुई है। इसी वजह से वो मशीन्स अब जिंदा हो चुकी हैं और जो भी वहाँ जाता है वो उसे मार डालती है। वहाँ एक येलो रैबिट भी है जो उन सब का लीडर है और वही असली कातिल भी है जिसने इन सब मशीनों को बनाया। अब वो सारे बच्चे उसी के ऑर्डर पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ये भी नहीं याद कि वो कैसे मरे थे। फिर वनेसा माइक को एक और बड़ा सच बताती है कि वही कातिल असल में उसका खुद का पिता था। उसी ने इन बच्चों को किडनैप किया था और अब उसकी नजर एबी पर है। माइक को पता चलता है कि उसका अपना भाई गैरेट भी
उसी के पापा ने अगवा किया था और उसे भी एक मशीन में बदल दिया। ये सब सुनकर माइक के अंदर गुस्से की आग जल उठती है और वो पूछता है कि इन सबको रोका कैसे जा सकता है। वनेसा बताती है कि उन्हें पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। ये सुनते ही माइक एक इलेक्ट्रिक डिवाइस उठाता है और वहाँ जाने की तैयारी करता है। वो वनेसा से कहता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन वनेसा मना कर देती है और कहती है कि अगर वो वहाँ गई तो उसके डैड उसे मार डालेगा। इसलिए माइक अकेले ही निकल पड़ता है अपनी बहन को बचाने। सबसे पहले वो 2 टॉयज को पकड़ता है और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो डक के पास जाता है और उसे भी करंट देकर गिरा देता है। माइक जैसे ही एबी को पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है, तभी छोटा टॉय उसे काट लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। माइक गुस्से में आकर उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। जैसे ही डॉक्टर एबी को पकड़ने वाला होता है, उसे भी करंट लग जाता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी वनेसा भी वहाँ पहुँच जाती है दोनों की मदद करने के लिए। इतने में येलो रैबिट वहाँ आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वनेसा का डैड होता है। वो सारे टॉयज को कंट्रोल कर लेता है और माइक से कहता है कि एबी को उसके हवाले कर दे। माइक मना कर देता है तो वो उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे माइक बेहोश हो जाता है। वनेसा गुस्से में अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अब किसी और का खून नहीं बहने देगी। तब इसका डैड अपना मास्क हटाता है और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो और कोई नहीं बल्कि स्टीव ही होता है, वही जिसने माइक को नौकरी दी थी और यहाँ भेजा था। वनेसा अपने पापा पर गोली चला देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो वनेसा को चाकू मार देता है और वो जख्मी होकर गिर जाती है। एबी अपने भाई को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी माइक उसे कहता है कि वो उन बच्चों की आत्माओं को ड्राइंग के जरिए सच बताए कि येलो रैबिट ने ही उन्हें मारा था और इस मशीन में कैद कर दिया था। एबी फौरन एक ड्राइंग बनाती है और मशीन पर चिपका देती है। जैसे ही मशीन्स उन ड्राइंग्स को देखती है, उन्हें अपना पुराना सच याद आ जाता है कि इसी शख्स ने उन्हें मारा था। ये देखकर सारी मशीनें येलो रैबिट पर टूट पड़ती हैं और उसे खींचकर अपने साथ ले जाती हैं। मरते वक्त वो येलो रैबिट कहता है कि वो कभी मरेगा नहीं, वो वापस लौटेगा बदला लेने के लिए। माइक एबी को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है और वनेसा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन वनेसा कोमा में चली जाती है। माइक अब ठीक ठाक कमाने लगा था और एबी का अच्छे से ख्याल भी रख रहा था। वो हॉस्पिटल जाकर वनेसा को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी बहन की जान बचाई। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलो रैबिट अभी भी मरा नहीं था, बल्कि उन बच्चों की आत्माएं उसे ट्रैप करके रखी हुई थी और रोज उस पर अत्याचार कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।